चलिए सर, लेट्स बिगिन। तो सर, पिछले लेक्चर में हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का फास्ट ट्रैक स्टडी स्टार्ट किया था और देखते हैं आज कंक्लूड कर पाते नहीं कर पाते। कोई ऐसा मैं प्रेशर नहीं डालूंगा कि आज ही खत्म करना है, अपने को समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो याद दिला दूं कल के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने मेरे साथ। क्या क्या पढ़ा था बोलो। कि सर, डिबेंचर के रिडम्पशन के पहले दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक डीआरआर की और एक डीआरआई की। अब मोस्ट ऑफ दी बड़ी कंपनीज के केस में तो डीआरआर एप्लीकेबल ही नहीं है। लिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर अगली बात करूं, लिस्टेड कंपनी नहीं है तो अगर अनलिस्टेड कंपनी, तो उसमें भी एनबीएफसी है, एचएफसी है, तो उनके ऊपर भी डीआरआर एप्लीकेबल नहीं। तो बची भी जो अनलिस्टेड कंपनी था ना, केवल उनके ऊपर डीआरआर एप्लीकेबल है। कितना एप्लीकेबल है बोले 10% ऑफ द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। ये नहीं बोला कि ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, 10% ऑफ द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा वो कब बनाना है, बोले रिडम्पशन शुरू होना आपके पूरे लॉट में से ₹1 का भी डिबेंचर अगर आपको रिडीम करना है तो उसके रिडीम होने के पहले पूरे लॉट पे डीआरआर बन जाना चाहिए। समझ में आई बात। अगर रिडीम करने गए और उस दिन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का 10% डीआरआर में नहीं है तो कंपनी फॉल्ट में चली जाएगी कि आपने क्यों नहीं बनाया डीआरआर। अब एक एग्जांपल से समझना, 50 लाख के डिबेंचर है मेरे, तो 50 लाख का 10% कितना होता है, 5 लाख। तो 5 लाख का आपको डीआरआर बना देना चाहिए इस 50 लाख में से ₹1 का भी डिबेंचर का रिडम्पशन स्टार्ट हो उसके पहले। अब मान लो इस 50 लाख में से 10 लाख के डिबेंचर रिडीम हो गए, आपने डीआरआर 5 लाख का बना दिया था, अब 10 लाख के डिबेंचर रिडीम होगा तो बचे कितने, अब 40 लाख। तो अब पता है आप क्या कर सकते हो, अब आपके लिए डीआरआर की रिक्वायरमेंट क्या है, 40 लाख का 10%, 4 लाख, और आपका डीआरआर ऑलरेडी कितना दिख रहा है, 5 लाख। तो 1 लाख को रिवर्स कर सकते हो आप, परमिशन नहीं है। डीआरआर बनाने की एंट्री क्या थी, पीएनएल टू डीआर, रिजर्व टू डीआरआर, पीएनएल टू डीआरआर। तो रिवर्स एंट्री क्या करोगे, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। जैसे जैसे आपके डिबेंचर रिडीम होते जाएंगे डीआरआर वापस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता जाएगा उस प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो अगली बात डीआरआई की। अब डीआरआई क्या कहता है, बोले साहब जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना होगा उस साल में जितने डिबेंचर रिडीम होने हैं इस साल में, तो इस साल के 30 अप्रैल तक आपको उन डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में 15% इन्वेस्ट कर देना। पूरे 50 लाख पे नहीं, 10 लाख रिडीम हो रहे थे ना, तो 10 लाख का 15% आपको इन्वेस्ट कर देना है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में। कब तक, 30 अप्रैल तक। और फिर जब आप उन डिबेंचर्स को रिडीम कर दो तब इस इन्वेस्टमेंट को बेच देना। जरूरत पड़े तो इस पैसे को इस्तेमाल करना, ना पड़े तो आपने बेच दिया, बात खत्म। केवल हमने तो लॉक लगाया था कि कभी हमको इस पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ में आई बात। तो डीआरआई की डेट लॉ के अंदर फिक्स्ड है, डीआरआर की डेट लॉ के अंदर फिक्स्ड नहीं है। तो हमने डिसाइड करा था कि हम जिस भी दिन रिडम्पशन जिस साल में चालू होगा उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च तक डीआरआर बना देंगे। बाकी आप बीच में भी बना सकते हो अगर बुक बनाएगी तो। और फिर मैंने केस भी करवाया था आपको। ठीक है, ये केस क्लियर हो गया था अपने को। तो अब आज क्या कर रहा हूं मैं, आपको रिडम्पशन की एंट्री सिखा रहा हूं और फिर क्वेश्चन करेंगे जिसमें डीआरआर डीआरआई भी होगा और रिडम्पशन भी होगा। देखो रिडम्पशन की एंट्री, सबसे पहले एक सिचुएशन समझो। अगर रिडम्पशन एट पार हो रहा है, अब इशू ऑफ डिबेंचर पड़ा है ना, तो यहां पे बात क्लियर बैठेगी आपके दिमाग में। अगर रिडम्पशन एट पार हो रहा है, फेस वैल्यू कितनी है 100, रिडम्पशन प्राइस कितना है 100, तो आप नंबर ऑफ डिबेंचर मान लो 1000 है, तो डेट ऑफ रिडम्पशन पे रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, फटाफट से लिख लो क्विकली।
पहले हमने डिबेंचर रिडम्पशन को ड्यू करा तो 10% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर एंड देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इस एंट्री में तो कोई समस्या नहीं है, तो बेसिक एंट्री है कि लायबिलिटी घट रही, देखो रूल भी लिखा है, और दूसरी लायबिलिटी हमने बढ़ा दी डिबेंचर होल्डर की, और फिर जब पेमेंट करा तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब मैंने इसके सामने एक फ्लैग लगा रखा है, बिफोर दिस, देखो ये क्या लिखा है, बिफोर दिस DRR एंड DRI मस्ट बी क्रिएटेड। मतलब DRR DRI का जो मैटर है ना, वो ये एंट्री के पहले हो जाना चाहिए। ये तो रिडम्पशन की एंट्री आ गई ना, ये किस दिन होगी, डेट ऑफ रिडम्पशन के दिन। तो आपका DRR क्या इसके पहले नहीं बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। आपका DRI भी 30 अप्रैल तक बन जाना चाहिए था, तो वो भी बन गया होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब किसी बच्चे का सवाल आ सकता है, सर 30 अप्रैल तक DRI बनता है, हमारा तो रिडम्पशन ही 15 अप्रैल को हो रहा है, फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, पिछले साल नहीं, पिछले साल कैसे चले जाएगा? 15 अप्रैल ना, कैसे बनेगा? आपने 23 में तो 31 मार्च 24 तक ही सोचा होगा ना, कि 31 मार्च 24 तक जो डिबेंचर रिडीम हो रहे उनका बनाया होगा। तो अगर आपका 30 अप्रैल के पहले, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में DRI बनाने की रिक्वायरमेंट आती है, रिडम्पशन आ रहा है डिबेंचर का, तो उनके रिडम्पशन होने के पहले आपको DRI बना देना है, फिर आप 30 अप्रैल तक इंतजार नहीं कर सकते। कुल मिला के बात इतनी सी है कि रिडम्पशन वाले दिन कंपनी सेट के लोग चेक करते हैं कि आपका DRR DRI बना हुआ था या नहीं बना हुआ था। तो अगर 15 अप्रैल को भी रिडम्पशन हो रहा है मेरा, तो 14 अप्रैल तक मेरा DRI बन जाना चाहिए, फिर 30 अप्रैल का टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो सर अब इसके बाद क्या होगा पता है? ये 2 एंट्रीज और लिखी है मैंने, अमाउंट इतना रेलेवेंट नहीं है, हालांकि उसके रेस्पेक्ट में लिखी है। कितने के डिबेंचर रिडीम हो गए बोलो? 1 लाख रुपए के ना, तो 1 लाख रुपए पर आपने 10,000 का DRR बना रखा होगा, वो फ्री हो गया अब आपका, तो उसको वापस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो DRR टू जनरल रिजर्व। और जो आपने 1 लाख पर 15% 15,000 का DRI बनाया होगा, उसको भी सेल कर देंगे, तो बैंक टू DRI। जब बनाया होगा तो DRI टू बैंक, एंट्री लिखी थी ना कल अपन ने, तो जब बेच देंगे तो बैंक टू DRI। अग्रीड? अगला सिचुएशन है रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब इसके लिए पहले आपको मैं ना बैकग्राउंड याद दिलाता हूं, रिडम्पशन एट प्रीमियम का बैकग्राउंड, इशू ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर से। देखो, रिडम्पशन एट प्रीमियम मतलब आपकी फेस वैल्यू 100 रुपए है और रिडम्पशन प्राइस कितना है, 110 रुपए। रिडम्पशन प्राइस 110 रुपए, तो 10 रुपए का क्या हो रहा है आपका, फायदा कि नुकसान? तो याद करो, आपको सिखाया गया था कि भाई साहब जब इशू करो ना, डेट ऑफ इशू के दिन आप एंट्री क्या करेंगे? जैसे आपने करी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर, ये तो आपने इशू का एंट्री कर दिया था, और आपको सिखाया गया था कि अगर आपके रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और इस लॉस ऑन इशू को डेबिट करा था एक्सपेंस मानकर, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करा था लायबिलिटी मानकर, कि उसको तभी खर्चा मान लो। और इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में सीखा भी था कि ये लॉस ऑन इशू थोड़ा थोड़ा करके हर साल P&L में ट्रांसफर होता जाएगा, लास्ट टॉपिक था उस चैप्टर का, पढ़ा था ना अपन ने। तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन फिर 10 साल का मान लो डिबेंचर का अगर लाइफ है, तो 10 साल तक ये हमारी बैलेंस शीट में दिखता रहेगा ऑन दी लायबिलिटी साइड। और अब जब मैं इस प्रीमियम को पे करूंगा, तो लायबिलिटी है, पे करूंगा तो क्या हो जाएगी, डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बैंक, तो जो बाकी डिबेंचर का पेमेंट कर रहा हूं उसके साथ इसका भी पेमेंट कर दूंगा। मुद्दे की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने डेट ऑफ इशू के दिन वो एंट्री कर दी है, तो यहां पर आपके 10% डिबेंचर भी दिख रहे होंगे, और यहां पर आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी दिख रहा होगा। मान लो ये 1000 और मान लो ये 100, तो आप अब ड्यू डेट पर 1100 रुपए पे कर देंगे, दोनों अकाउंट्स को डेबिट कर। और मान लीजिए कि आपने ये एंट्री पास नहीं करी थी, भूल गए थे करना, तब भी आज प्रीमियम तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अब आपने जिसको इशू वाले दिन खर्चा नहीं माना, तो अब आज तो खर्चा मानना पड़ेगा ना उसको। अगर आप इशू वाले दिन ही खर्चा मान चुके हो तो आज खर्चा मानने की जरूरत
नहीं पड़ती। तो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट करते वक्त क्या सोचते कि हम लायबिलिटी को घटा रहे, पर अगर आपने पहले इसको लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड ही नहीं करा, जो उस चैप्टर में सिखाया गया था ना, भूल गए कर, तो भी अगर आज मैं इसको पे करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी बताओ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू बैंक। बस अब मैं जो इसको डेबिट कर रहा हूं ना, वो लायबिलिटी घट रही है ये मान के डेबिट नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसको क्या मान के डेबिट कर रहा हूं? एक्सपेंस बढ़ रहा है, पर एंट्री तो फिर भी सेम ही हो रही है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि पहले वो एंट्री पास हुई कि नहीं हुई? क्वेश्चन बताएगा, या तो हिंट देगा, बैलेंस शीट दे देगा आपको, तो आपको उस बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले से दिख रहा है, दैट मींस उसका एंट्री पहले से पास हो चुका है। ये बात उसी को समझ में आएगी जिसने इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 12th का टॉपिक है। पहली बात तो ये कोई फाउंडेशन का टॉपिक नहीं था इश्यू ऑफ डिबेंचर में, 12th में पढ़ी हुई चीज है कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो उसके लॉस को आज ही क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। तो अगर तुमने तभी रिकॉर्ड कर लिया तो ये लायबिलिटी के रूप में दिख रहा है। लायबिलिटीज को पे करने की एंट्री क्या करोगे? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो दोनों लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे। पर अगर पहले से नहीं दिख रहा है तो फिर भी आपको उसको आज पे तो करना, तो आप ये खर्चे को अब बुक करोगे। कुछ समझ में आई बात? पक्का आ जाओ अब इस पर। प्रीमियम का रिडम्पशन है, एंट्री लिखो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, मान लो 1000 पर 100 रुपए डिबेंचर के और 1000 पर 10 रुपए प्रीमियम के। अब इसको डेबिट करने के दो कारण हो सकते हैं, या तो आप ये मान के डेबिट कर रहे हो कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, या तो आप ये मान के डेबिट कर रहे हो कि लायबिलिटी घट रही है। एंड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, तो डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? 1,10,000। अग्रीड? और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1,10,000। अब ये जो लास्ट वाली एंट्री है ना, ये क्यों करी पता है? ये लास्ट वाली एंट्री तभी करेंगे इफ ट्रीटेड एज एक्सपेंस टुडे। अगर प्रीमियम को आपने आज खर्चा माना है तो अब इसको P&L में तो भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? तो ये एंट्री करनी है, P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पता है सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ हो सकता है, शर्त वही है कि 133 कंप्लायंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, जो हमने प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था। वो कंपनी जो 133 में कवर होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करती है, तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए यूज नहीं हो सकता है। और हमारे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, हम यही मानेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम इसके लिए अवेलेबल नहीं। पर ये थर्ड एंट्री तभी करनी है जब आज आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को खर्चा माना है। और आज खर्चा क्यों मानोगे? तो क्योंकि इशू वाले दिन मानना भूल गए थे। और फर्क देखो, इशू वाले दिन खर्चा मानते ना, तो वो जो खर्चा है वो 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके हर साल P&L में जाता है, अब वो इकट्ठा जा रहा है। तो ये अच्छी चीज नहीं है कंपनी के लिए, पर अब आपने गलती करी है तो अब अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? पक्का? अब ये सारी चीजें करने के पहले आपका DRI बन गया होगा, और ये करने के बाद आपका DRI जो फ्री हो गया उसको अपन रिवर्स भी कर देंगे। वो सब जगह होगा, यहां लिख दो DRI विल बी रिवर्स अकॉर्डिंगली, एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। DRI लिखना तो लिख दो, DRI टू जनरल रिजर्व एंड DRI टू बैंक, सॉरी बैंक टू DRI। ये एंट्री तो पास करनी पड़ेगी अपने को, जितना फ्री हो गया। एंट्री लिख दो नीचे, DRI टू जनरल रिजर्व एंड बैंक टू DRI। जब भी रिडम्पशन कंप्लीट होगा ये एंट्री करनी है आपको। थर्ड केस लिख लो, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। फिर वही बात, रिडम्पशन चालू होने के पहले DRI बन चुका होगा, और डिस्काउंट में तो कोई समस्या नहीं है सर। डिस्काउंट हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो इशू वाले दिन इसके लिए कुछ नहीं किया गया होगा, जो भी होगा वो आज ही होगा। तो फेस वैल्यू 100 रुपए, रिडम्पशन प्राइस 80 रुपए, तो एंट्री देखो क्या होगी? 10% डिबेंचर्स 1000 into 100 1 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट।
80,000, क्योंकि उनको 80 मिलेंगे, और बचा हुआ आपका एक रेवेन्यू बढ़ रहा है डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसमें आप क्रेडिट कर देंगे। हालांकि कंपनीज एक्ट में पता है क्लियरली ये डिस्काउंट पे रिडम्पशन को लेकर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस प्रोहिबिशंस हैं, तो इसलिए जनरली इसका क्वेश्चन मिलता नहीं है। बट क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट कभी कभी अकाउंट्स पढ़ाते वक्त ना लॉ को डिसरिगार्ड कर देती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, क्वेश्चन दे देंगे जिसमें 80% ही सब्सक्रिप्शन आ रहा है, फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो सर डिस्काउंट पे रिडम्पशन जनरली दिखता नहीं है, पर फिर भी सिचुएशन बना दी उन्होंने, तो अपनों को पता होना चाहिए कि अपनों को अकाउंटिंग क्या कर दी। तो रूल देखो, 10% डिबेंचर लायबिलिटी घट रही है, डेबिट, डिबेंचर होल्डर की लायबिलिटी बढ़ा दी, और डिस्काउंट हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर आप डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर दो 80,000 रुपए से, और इस डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन को P&L में ट्रांसफर कर दो, बिकॉज ये हमारी इनकम है। ठीक है, इसके बाद आपका DRR टू जनरल रिजर्व तो होना ही है, और इसके बाद हमारा बैंक टू DRI भी होना ही है। एक बात समझ लेना, ये DRR DRI को पता है डिवेंचर्स की फेस वैल्यू से मतलब है। अगर मैं कहता हूं DRR बनाना 10%, तो ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, अगर मैं कहता हूं DRI 15%, तो ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब आप तुम प्रीमियम पे रिडीम करो, डिस्काउंट पे रिडीम करो, उनको मतलब नहीं है, वो तो फेस वैल्यू का 10%, फेस वैल्यू का 15% आपसे बनवाए। बात समझ में आई? अब चलते बुक के क्वेश्चन सॉल्विंग पर। ठीक है, एक मिनट आप इस पेज नंबर 11.189 पर आइए। कभी आपसे थियरी में कुछ पूछ ले तो लास्ट ये चीज भी क्लियर कर देता हूं। आप DRI कहां कहां कर सकते हैं उसकी एक लिस्ट दे रखी है थियरी के लिए, सॉफ्ट रेफरेंस। इन डिपॉजिट्स विद एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज और लीन, इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, in unencumbered securities mentioned in clause 8 to D of section 20 of the Indian Trust Act, और unencumbered bonds। unencumbered मतलब कहीं उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कहीं गिरवी नहीं रखना है आपको उनको। तो कुल मिलाकर इन्हीं जगहों पर आप DRI कर सकते हो। तो कल बच्चों ने पूछा था शेयर बाजार में लगाते सर, बढ़िया, एक का 2 कर लेंगे, एक का 4 भी हो जाएगा वहां तो, ठीक है, पर एक का 0 भी हो जाता है, तो वहां नहीं लगाना है आपको। दूसरी बात, एक और चीज जो यहां मार्क कर रखी है LDR में, इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मार्क करो आप इसको भी, इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स DRR शैल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि इन डिबेंचर होल्डर्स को हमने ऑप्शन दे दिया, भाई साहब पैसा मत लो, वापस शेयर्स ले लो हमारे। डिबेंचर्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? शेयर्स में। तो जब उनको पैसा देना ही नहीं है, तो आपको DRR बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहां पर। ठीक है, तो आप ये बात समझ लेना, अगर क्वेश्चन में आपको DRR के बारे में बात की जाए और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बोले जाए, तो उनके रिस्पेक्ट में आपको DRR नहीं बनाना है, क्योंकि उनको रिडीम कर ही देना है अपन। उनको रिडीम कैसे कर रहे हैं? बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स। तो DRR बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मान लीजिए कि पार्टली कन्वर्टेबल है, आधे डिवेंचर्स कन्वर्ट हुए, आधे डिवेंचर्स कन्वर्ट नहीं हुए, तो इन दैट सिचुएशन जितने कन्वर्ट हुए उन पे DRR नहीं बनेगा, जितने कन्वर्ट नहीं हुए उन्हीं पे केवल क्या बनाना है आपको? DRR बनाना है। आगे आ जाओ, एक लास्ट पैरा और इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी नोटेड दैट द अप्रोप्रिएशन टू DRR कैन बी मेड, जो आपसे डेट की बात करता था ना, एट एनी टाइम बिफोर रिडम्पशन and investment in specified securities as mentioned above can be done
बिफोर 30th अप्रैल। फिर से देखो क्लेरिफाई कर रहे हैं, डीआरआर के लिए कोई डेट नहीं दी है, बोले एनी टाइम बिफोर रिडम्पशन, बट डीआरए कब तक करना है? 30th अप्रैल तक। हाउएवर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ईज इट इज एडवाइजेबल। अब डीआरआर में आईसीआई का व्यू बता रहा हूं मैं आपको। आईसीआई क्या बोल रहा है? टू मेक अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन मतलब डीआरआर बनाना, देखो टू मेक अप्रोप्रिएशन मतलब डीआरआर बनाना, एंड इन्वेस्टमेंट मतलब डीआरआई, इमीडिएटली आफ्टर द डिवेंचर्स आर अलॉटेड। जैसे डिवेंचर इशू करे आपने, अलॉट हुआ है ना, ये तो कह रहे हो उसी वक्त डीआरआर भी बना लो और उसी वक्त डीआरआई भी बना लो, डेट ऑफ अलॉटमेंट के दिन, assuming the company has sufficient amount of profit issued if allotment date is not given in the question. Also in some cases the date of allotment could be missing. In such cases the appropriation and investment should be done on the first day of that year in which the ledger accounts are to be drafted. तो इन्होंने ये अध्ययन करा है कि भाई जिस पीरियड के तुमको लेजर बनाने को बोले ना, तुमको बोले 23-24 का लेजर बनाना है, तो 1 अप्रैल 23 उसका फर्स्ट डेट होगा, बोलो उसी दिन डीआरआर भी बना दो, उसी दिन डीआरआई भी बना दो। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी इनको, पर ये बोले कि ऐसे कैसे आसान दे दे बच्चों को। तो आपने ये समरी लिख दो इसकी, जो वहां पर आपने अभी पढ़ा ना, दिस इज दी समरी। क्या आपको जनरली ये आईसीआई बोल रहा है और कोई भरोसा नहीं इनका कि आगे के क्वेश्चन में खुद इस चीज को फॉलो कर रहा है, तो खुद भूल जाते लिखकर। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट अवेलेबल है, तो आप डीआरआर भी उसी दिन बना दीजिए, डीआरआई भी उसी दिन बना दीजिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो डेट ऑफ इशू आपको अवेलेबल है, तो उसी दिन डीआरआर बना दो, उसी दिन डीआरआई बना दो। ये भी अवेलेबल नहीं है डेट ऑफ इशू भी, तो फिर क्वेश्चन अगर आपको लेजर बनाने को बोलता है तो लेजर की जो ओपनिंग डेट है ना उस दिन डीआरआर डीआरआई बना दो। नोट इट डाउन, ये समरी लिखनी है आपको, तो वो पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नोटेड। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हो गया बहुत। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो क्या बोलता है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखो ये कुछ बीच की थियरी है, आप इसको रीड कर सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। मेरा फोकस अब मैं क्वेश्चन पे शिफ्ट कर रहा हूं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है।
अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC, HFC। क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया। ये क्लियर क्यों करा कि भैया ऐसा मत समझना कि हम पे DRR एप्लीकेबल नहीं है, हम पे DRR एप्लीकेबल है। कि जिनका नाम हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, उन पे DRR एप्लीकेबल नहीं है, AIFI पर नहीं है, बैंकिंग कंपनी पर नहीं है, NBFC पर नहीं है, HFC पर नहीं है, पर तुम पर है। एज ऑन 31 दिसंबर 2021 क्या बैलेंसेस दिख रहे हैं? 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। नाम है भैया उनका, घबराना नहीं है। 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। DRR का बैलेंस भी ऑलरेडी कितना दिख रहा है आपको? 50,000 का। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन 1,50,000 एट इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम। ये DRI है बेसिकली। कितने का इन्वेस्टमेंट है? 1.5 लाख का, 4% का इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट के लिए घबराना नहीं, नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री करते हैं ना अपन, जैसा वैसे ही करना है, और उसको इनकम मान के P&L में भी डाल देना है। रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो हर साल 31 दिसंबर को मिलेगा। बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज ₹9 लाख। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2021। ये एक अलग कहानी, पिछले चैप्टर में अपन ने एंट्री पढ़ी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। तो जो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना ना, वो 31 दिसंबर 2021 तक का पे किया जा चुका है। अब उसके बाद का अगर कोई पीरियड आएगा तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। यहां तक की कहानी समझ में आई? अब क्या बोला? ऑन February 28, 2022 द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101। मतलब 28 फरवरी को आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस पर, और डिबेंचर को 101 पर आपने रीपे करा है, टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट। साथ में उनका इंटरेस्ट भी उनको पे करा है। भैया 31 दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट पे कर दिया था, उसके बाद 28 फरवरी के दिन आप उनको रिडीम कर रहे हो, तो 2 महीने का इंटरेस्ट बचता है, जनवरी एंड फेब्रुवरी। तो 2 महीने का जो उनका इंटरेस्ट था वो भी उनको पे करा है। साहब उस इंटरेस्ट के लिए आपको कोई DRR बनाने की जरूरत नहीं है, कोई DRI बनाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल खर्चा है, खर्चे की तरह उसको डील करना। सुनना, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो उसकी बात कर रहा हूं, और आपके DRI पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एक नॉर्मल इनकम है, इनकम की तरह डील करना। इनको आपके DRI के साथ मर्ज नहीं करता। मैंने आपसे क्लियर करी थी ये बात, DRI को मतलब केवल आपकी फेस वैल्यू से है और किसी चीज से मतलब नहीं है। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन, इग्नोर टैक्सेशन। अब देखो यहां पर क्या होगा सर, सबसे पहले आप समझिए डेट ऑफ रिडम्पशन क्या आ रही है यहां पर, 28 फरवरी 2022। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का आपका DRI का बैलेंस है। डिबेंचर कितने बताओ? 10 लाख के। 10 लाख का 10% कितना होता है? तो हमको DRR 1 लाख चाहिए इस रिडम्पशन के पहले, और 10 लाख का 15% कितना होता है? 1,50,000। तो हमको DRI भी कितना चाहिए? 1,50,000। तो सर इन्वेस्टमेंट तो 1,50,000 है हमारे पास। अगर ये नहीं होता ना सर तो हमारी बैंड बच जाती, क्योंकि वो तो 30 अप्रैल तक ही हो जाना चाहिए था। 28 फरवरी 2022 को डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है, तो मुझे बताओ इसका DRI बनाने की लास्ट डेट क्या रही होगी? ये देखो, इसका DRR बनाने की लास्ट डेट थी 30 अप्रैल 21। अभी तुम बना भी नहीं सकते चाहते तो ये तो पहले ही बन जाना चाहिए था। सर ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो, तो साहब कंपनी में कैलेंडर ईयर फॉलो करने की परमिशन ही नहीं है, बंद हो गई। पहले होती थी, बंद हो गई। आपको फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना है, अप्रैल टू मार्च। तो इन्होंने हमको 31 दिसंबर के बैलेंसेस क्यों दिए? तो भाई मंथली लेजर क्लोज करने की मनाही थोड़ी है, बुक्स क्लोज करने को मना कर रहे हैं हम आपको। लेजर का तो बैलेंस महीने के महीने कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करो ना, आप हमको मना थोड़ी कर रहे हैं। तो आपने हमको लेजर का बैलेंस दिया, ठीक है। तो सर अच्छी बात है, DRI तो 1.5 लाख बना हुआ है। DRR मेरे को कम दिख रहा है सर, तो मेरे को DRR बनाना पड़ेगा 28 फरवरी के पहले। DRR में कुछ नहीं बोला इन्होंने कि कब बनाना, तो बोले भैया पहले बनाना। अब हमने ऊपर डेट वेट पढ़ी, तो कायदे से तो ये अलॉटमेंट पे हो जाना चाहिए था, पर अब वो सारी गुंजाइश तो यहाँ है ही नहीं, पहले हो चुका है अलॉटमेंट इशू। तो अब तो मुझे 28 फरवरी के पहले क्या बनाना पड़ेगा? पहले DRR बनाना पड़ेगा। कितने का बनाना पड़ेगा? 50,000 का ऑलरेडी है, 50,000 का और बना देंगे, ठीक है। तो देखो आके नीचे सॉल्यूशन में क्या करा इन्होंने, पहले DRR अकाउंट में जाओ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जाओ।
अब हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या दे दिया आपको, लेजर। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 50,000, और 1 जनवरी को ही P&L अकाउंट से कितना बना के लाए, 50,000। ठीक है, ये इन्होंने बैलेंसिंग फिगर गलत लिखा है, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। इन्होंने इस तरीके से करा होगा, मैं तो कहता हूं हमने निकाला 50,000 तो हमने बना दिया। तो 1 जनवरी को क्यों बनाया, क्योंकि सर अभी अभी मैंने आपको नोटिंग कराई थी कि डेट ऑफ अलॉटमेंट पे करो, नहीं तो डेट ऑफ इशू, और नहीं तो फिर लेजर का जो ओपनिंग डेट होगा आपके लिए उस पर बना देना। तो लेजर का ओपनिंग डेट 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को बना दिया। अब 1 लाख रुपए का मेरा डीआरआर हो गया यहां पर। अभी ये जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर हुआ उसकी बात बाद में करेंगे, पर पहले 1 लाख रुपए का डीआरआर हमने बना दिया। डीआरआई अकाउंट पे जाओ। सर डीआरआई अकाउंट में अभी हमें कुछ नहीं करना है, 1 जनवरी को केवल बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, 1.5 लाख लिख दो, 1.5 लाख सफिशिएंट अमाउंट है, हमें कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब हम तैयार है डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए, बोलो हाँ या ना, तैयार हो कि नहीं, क्योंकि डीआरआई का कंप्लायंस हो गया, डीआरआर का कंप्लायंस हो गया, नाउ वी कैन रिडीम द डिबेंचर्स। तो हम अब रिडीम करेंगे। तो आप पहले मुझे जर्नल एंट्री बताओ, मैं उसकी लेजर पोस्टिंग बताऊंगा। इंटरेस्ट की एंट्री अलग रखना, नॉर्मल पहले डिबेंचर की। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो देखो इन्होंने यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, 10 लाख का करा, उसके बाद आपकी एंट्री 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट कर दिया 10 लाख रुपए, सामने डिबेंचर होल्डर है। और देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट भी क्या कर दिया इन्होंने, डेबिट 10,000 से, सामने कौन आ गए, डिबेंचर होल्डर। आपकी एंट्री लिख के बताऊं, 6% मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 रुपए से, टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख 10,000। तो अब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट में 10 लाख की पोस्टिंग जाएगी डिबेंचर होल्डर के नाम से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में 10,000 की पोस्टिंग जाएगी डिबेंचर होल्डर के नाम से। कोई तकलीफ? आप लोग क्या करना, घर पे पहले इसकी जर्नल एंट्री कर लेना, फिर लेजर बनाना, तो आपको दिक्कत थोड़ी सी कम होगी। पर एग्जाम में मत करना ऐसा, एग्जाम में लेजर बनाने को बोलो डायरेक्टली क्या बनाना है, लेजर, तो टाइम खराब होगा हमारा। जहां अटको ना वहां रफ में जर्नल एंट्री करके देख लेना कि इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन पूरी बना रहे हो फॉर्मली बैठ कर तो बेवकूफी है, उसके कोई मार्क्स तो हमको मिलने नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डिबेंचर होल्डर अकाउंट में जाओ। बनाया नहीं बना, डिबेंचर होल्डर अकाउंट ही नहीं बनाया हमने, बहुत बढ़िया, कायदे से उसमें क्रेडिट होना था। फिर अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने बैंक अकाउंट भी बनाया, ओपनिंग बैलेंस 9 लाख रुपए का 1 जनवरी को ब्रॉट डाउन करा, और फिर 28 फरवरी को बाय डिबेंचर होल्डर 10 लाख 10,000 रुपए, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये हो गया रिडम्पशन। पर अभी रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी देना है। कितना इंटरेस्ट देना है निकालो, डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट देना है पहले वो निकालो, फिर अपने को कितना मिलेगा वो बाद में निकालेंगे। देखो ये आपके सामने ना इलस्ट्रेशन नंबर 1 की जर्नल एंट्रीज भी है, अगर आप इससे पहले रेफर करना चाहे तो। डायरेक्ट लेजर बनाने में कई बार कंफ्यूजन होता है। तो पहले हमने क्या एंट्री करी, P&L अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व टू डीआरआर 50,000 से, डीआरआर बना दिया 50 का। फिर इस डीआरआई को सेल करा हमने, इसकी एंट्री बाद में भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेल कर दिया हमने कितने में, 1.5 लाख रुपए में। अब मैं कहा आ गया 28 फरवरी को। पर मेरा आपसे खाली इतना कहना है कि ये जो है ना पहली वाली एंट्री 28 फरवरी की नहीं मान के अपन सिर्फ कब की मान लेते हैं, 1 जनवरी की मान लेते हैं। फिर 28 फरवरी को हमने डीआरआई बेच दिया, तो डीआरआई बेच दिया तो बैंक टू डीआरआई 1.5 लाख। और बताओ इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, कब तक का इंटरेस्ट मिल चुका होगा, लिखा हुआ है कि डीआरआई पे इंटरेस्ट कब मिलता है, दिसंबर को मिलता है। लेकिन
अगर आप अब 28 फरवरी को उसको सेल करो तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो 2 महीने का इंटरेस्ट निकालो 1.5 लाख पर 4% के हिसाब से, कैलकुलेटर फटाफट से 1000 रुपए। तो ये इंटरेस्ट कैसा मिलेगा? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 1000 रुपए। मैं वापस से लेजर पे लेके चलता हूँ, पर कुछ बच्चों के चेहरे पर डिस्कंफर्ट दिखा लेजर पे, इसलिए मैं जर्नल एंट्री पे ले आया। ठीक है, अब देखो जो जर्नल एंट्री आपने करी थी 28 फरवरी को, 6% मॉर्गेज डिवेंचर 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, टू डिवेंचर होल्डर 10 लाख 10,000, देन डिवेंचर होल्डर टू बैंक 10 लाख 10,000। और अब इन डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट भी आपने पे करा है, तो इंटरेस्ट निकालो। 10 लाख पर निकलेगा कि 10 लाख 10,000 पर निकलेगा? 10 लाख पर 6% के हिसाब से 2 महीने का कितना इंटरेस्ट आता है? 10,000। तो डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक ये एंट्री होगी आपकी 10,000 रुपए से। और फिर इन डिवेंचर इंटरेस्ट वगैरह को पीएनएल में ट्रांसफर करने की भी एंट्री होगी, और उस डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डीआरआई को भी पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट 10,000, और वो जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, उसको भी कहां डाल देंगे? पीएनएल में। कितना? 1000। अब इससे से आपको बेसिकली बनाना है बैठकर आपका लेजर, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर ये जर्नल एंट्रीज आपको करना आ गई तो लेजर आपके लिए बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। तो आप घर पे पहले जर्नल एंट्रीज ट्राई करना। इसका वीडियो भी अपलोडेड रहेगा, यूट्यूब पर हो जाएगा अपलोड, वहां से भी देख सकते हो, नहीं तो आप जर्नल एंट्री करके मेरे सॉल्यूशन से आके वेरीफाई कर लेना। ठीक है, कुछ पूछना है? लेजर क्या सीधा देखो ना थोड़ा सा तकलीफ देता है, आपको समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। अब आप उस लेजर को देखोगे ना तो बहुत कंफर्ट दिखेंगी चीजें आपको। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में क्या करा इन्होंने, देखो ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट करके डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट करा, बैंक के नाम 10,000, उसको कहां ट्रांसफर कर दिया? इनटू पीएनएल। उसके अलावा इन्होंने बैंक अकाउंट बनाया, तो इसमें यहां पर डिबेंचर होल्डर को 10-10 पे करा, 1,000 का इंटरेस्ट डीआरआई पर आया, 10,000 का इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट का हमने पे कर दिया, और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को हमने सेल करा तो 1.5 लाख रुपए और आ गए, तो नया बैलेंस कितना निकल कर आ गया? 31,000। अब ध्यान से देखना, डीआरआर को जनरल रिजर्व में भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो एंट्री तो करी नहीं हमने वहां पर, ये भी तो फ्री हो गया ना पूरा। तो इसको 28 तारीख को 1 लाख रुपए को कहां ट्रांसफर कर देंगे हम? इनटू जनरल रिजर्व। अग्रीड? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम अपन। अब चीजें आपके लिए थोड़ी सी सॉर्टेड हो गई कि हाँ इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है, हमको समझ में आ गया। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC HFC एज ऑन 1 अप्रैल 2021। 12% डिबेंचर, मतलब ये सब लिखने का मतलब है ऊपर कि डीआरआर एप्लीकेबल है। 12% डिबेंचर 7.5 लाख के, बैलेंस ऑफ डीआरआर 25,000, डीआरआर इन्वेस्टमेंट 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाय 10% 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ₹100 ईच। ये 10% बोलने से मतलब है कि इस पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको। कुल मिलाकर इन्होंने कुछ डीआरआर पहले से बना रखा है और कुछ डीआरआई भी बना रखा है पिछले क्वेश्चन की तरह। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द डीआरआर वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब हम ना हर साल जितनी रिक्वायरमेंट रहती है ना डीआरआर में डालते जाते हैं ऑन 31 मार्च। ऑन 31 मार्च 22 ऊपर के बैलेंसेस किस तारीख के थे जरा देखो, 1 अप्रैल 21 के। ऑन 31 मार्च 22 बैलेंस एट बैंक वाज ₹7,50,000 बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। The investments were realized at par for redemption of debentures at a premium of 10% on the above date। उन debentures को 10% प्रीमियम पे अपने को रिडीम करना है। अब देखो आपकी बुक ना हर बार इस प्रीमियम को पीएनएल में ट्रांसफर कर रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी उन्होंने प्रीमियम के बैलेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करा कि नहीं करा? करा। क्यों? क्योंकि जब आप हमको बुक्स में बैलेंसेस दे रहे हो, पिछले क्वेश्चन में 31 दिसंबर के, यहाँ 1 अप्रैल के, वहां पर आप हमको प्रीमियम और रिडम्पशन का कोई बैलेंस ही नहीं दे रहे हो, मतलब वो पहले एंट्री ओपन नहीं हुई है, नहीं तो उसका बैलेंस अवेलेबल होता। तो इसीलिए उसका बैलेंस अब मुझे ब्रॉट डाउन करने को नहीं मिल रहा है, तो अब जो बैलेंस बचेगा मतलब हम उसको एक्सपेंस मान रहे हो, तो पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपसे क्या रिक्वायरमेंट है? फिर से अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआई, बैंक, डिवेंचर होल्डर। मैं वापस से अकाउंट तो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर आप मुझे बताओ डीआरआर की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी? 7.5 लाख का 10%।
ठीक है, डिबेंचर किस तारीख को रिडीम होंगे? ऑन दी अबाउट डेट मतलब 31 मार्च 22। अबाउट डेट में बीच एक डेट और आ गई ना भाई, ऑन 31 मार्च 22 बैलेंस एट बैंक वॉज, तो डिबेंचर रिडीम कब होंगे? 31 मार्च 22 को। तो आपके पास मौका है, ऊपर बैलेंसेस 1 अप्रैल के दिए हैं, तो 30 अप्रैल 21 तक डीआरआई भी बना सकते हो और डीआरआर तो कभी भी बना सकते हो। तो पहले बताओ डीआरआर सफिशिएंट है? 75,000 बनना चाहिए, है 25,000 ही, तो 50,000 का और बना लेंगे। ठीक है, अभी कब बनाएंगे? डेट ऑफ इशू अवेलेबल नहीं, डेट ऑफ अलॉटमेंट अवेलेबल है, तो डेट ऑफ ओपनिंग दी लेजर के दिन ही बना देंगे, जिस दिन लेजर ओपन करेंगे। देखो आके डीआरआर अकाउंट 1 अप्रैल 21 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करा 25,000, और 1 अप्रैल 21 को ही 50,000 का क्या बना दिया इन्होंने? डीआरआर। मेरा कह रहा है डेट जैसी फालतू चीज पे हमारा नंबर कट जाए, ये नहीं होना चाहिए। देखो इसके 1 अप्रैल की जगह अगर आप 31 मार्च को भी डीआरआर बनाते ना, 22 को जिस दिन रिडम्पशन हो रहा है उसके एक दिन पहले 30 मार्च को, तो भी कंपनी लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है, पर इंस्टीट्यूट में नंबर काट देगा आपके फालतू पे। तो इसीलिए लेजर की ओपनिंग डेट के दिन आपने को डीआरआर बनाना है, अगर डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ अलॉटमेंट अवेलेबल ना हो तो। ठीक है, फिर बताओ डीआरआई सफिशिएंट है क्या? 7.5 लाख का 15% निकालो, 1/12 तो डीआरआई बनाने की हमको जरूरत नहीं, अब सीधा हम रिडम्पशन पे आ सकते हैं। डीआरआई को बेच दो, डिबेंचर रिडीम कर लो, ठीक है, डीआरआर को वापस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, और इंटरवीनिंग पीरियड का डिबेंचर को इंटरेस्ट देने की बात अगर क्वेश्चन ने करी है तो क्वेश्चन में वो भी दे सकते हो, और डीआरआई पर भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब इन्होंने डिबेंचर इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं करी यहां पर हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन इन्होंने किसी की इंटरेस्ट की एंट्री नहीं मांगी आपसे। आप देखिए क्वेश्चन में आपसे अकाउंट कौन से बनाने को बोले? डिबेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो आप बैंक अकाउंट एक बार जाके देख लीजिए, तो इस पर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन डीआरआर तो जरूर दिखाया है, पर डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्या ये 1 साल में आप डिबेंचर को कोई इंटरेस्ट नहीं दोगे? नहीं देना है। आपको जो बैलेंसेस दिए डिबेंचर के वो 1 अप्रैल के दिए, और बैंक का बैलेंस भी कब का दिया है? अच्छा सॉरी, ये चीज है कि बैंक का बैलेंस उन्होंने कब का दे दिया आपको? 31 मार्च का। आई वॉज होपिंग कि 1 अप्रैल का है। अगर ये 1 अप्रैल का होता तो मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी पड़ती, क्योंकि उस साल भर में कभी ना कभी तो इंटरेस्ट दिया ही होगा ना। अभी 31 मार्च का तो अपन मान लेते कि इसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट ऑलरेडी एडजस्टेड है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट तब मिलेगा जब मैं उसको सेल करूंगा, तो इसलिए वो अलग से रिकॉर्ड करा है इन्होंने, पर डिबेंचर इंटरेस्ट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करा है। क्या ये बात समझ में आती है अपने को? ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, आप 1 और 2 तो आज घर पे सॉल्व करना, 3, 4 और उसके बाद कौन सा बचता है? बस 3 और 4 ही है। हाँ, इलस्ट्रेशन तो यही है ना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने हैं? 3। तो ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करके इसको क्लोज कर देंगे। बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जब इंटरेस्ट ही नहीं मिला, डीआरआई बेचा ही नहीं होगा ना आपने। डीआरआई बेचोगे कब? जब डिबेंचर का रिडम्पशन करोगे। तो जब इंटरेस्ट नहीं मिला मतलब डीआरआई सेल नहीं हुआ है, पर उस डिबेंचर का जो इंटरेस्ट था वो पे हो चुका है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।